Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we discuss our fourth chapter, pollution and their effects on environment. In this chapter we will discuss air pollution, harmful effects of air pollutants, greenhouse effect, global warming, ozone depletion, acid rains, deforestation, saving the earth. Now first we discuss एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आपकी बुक में गिवन है. आप लोग पेज नंबर 69 पर आ जाए. वहां पे इसका फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप लोग देखें, You must have seen smoke coming out of chimneys and factories or some cars, buses, etc. emitting black thick smoke. आप लोगों ने फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ देखा होगा जो कि ब्लैक कलर में है, और ये जो धुआं है it will cause the air pollution. अगर while passing through a dirty stream or pond etc. there is a pungent smell as you are compelled to cover your nose. अगर आप लोग किसी पॉन्ड्स के पास से गुजरे हो तो वहां पे आपको कितनी पंजेंट टाइप स्मेल आएगी जो आपको, जिससे आप जो है अपने नोज को कवर कर लेंगे. तो ये वो चीजें हैं जिनसे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाती है. पोल्यूशन की कॉजेज हैं ये. अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम लोग पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? The release of any substances into the environment that adversely affect lives and health of living things. इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं जिनका इफेक्ट किस पर है, हमारी जिंदगियों पे, हमारी सेहत पे, इसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं. व्हाट इज पोल्यूशन? रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट. इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जिंदगी पे है, हमारी सेहत पे है. दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूटेंट्स, सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन. पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट वो चीज है जो पोल्यूशन कॉज कर रही है, जो रीजन बना है पोल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट क्या है? सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन हुई है, दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट. हियर वी डिस्कस एयर पोल्यूशन फर्स्ट. एयर पोल्यूशन बिगिंस व्हेन ह्यूमन फर्स्ट यूज फॉर. जैसे ही इंसान ने पहली दफा आग को यूज किया तो सबसे पहले वहां एयर पोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हो गई थी. फायर के यूज के साथ ही एयर पोल्यूशन स्टार्ट हुई. एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल. अगर फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? थ्रू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल. और फ्यूल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं? कोल, ऑयल, पेट्रोल, वुड. इसकी वजह से, बर्निंग ऑफ द फ्यूल की वजह से एयर पोल्यूशन होती है. अब उसने नेक्स्ट जो उसने बताया, उसने कहा कि एयर पोल्यूशन दो रीजंस की वजह से हो सकती है. एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर कोई नेचुरल अकरेंस है. अब उसने इन दोनों चीजों को, ये मतलब एयर पोल्यूशन जो दोनों रीजंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है या फिर नेचुरल अकरेंस की वजह से हो रही है, उसकी कुछ एग्जांपल्स उसने आपको दिए. एग्जांपल इज बायोलॉजिकल डिके, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन. ये वो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में रीजन बनी. एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो एयर में रिलीज हो रहे हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज इनटू द एयर. एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एयर में रिलीज हो रहे हैं, एंड दीज सब्सटेंसेस कॉज एयर पोल्यूशन. फर्स्ट वी डिस्कस सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे. हम लोग इन चारों में जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो सब्सटेंसेस हैं, इसके सोर्सेस कौन कौन से, कहां से ये सोर्स है इसका. सेकेंड वन इस गैस की जो है, जो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसका इफेक्ट हमारी सेहत पर क्या है, हम इनमें ये चीजें डिस्कस करेंगे.
सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द सोर्सेस? इसका जो सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। अगर इन चीजों से फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगी तो वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड एयर में प्रोड्यूस हो जाएगी। नेचुरल सोर्सेज अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन से हैं? इट इज द रिलीज ऑफ वोल्केनोस, बायोलॉजिकल डिके एंड फॉरेस्ट फायर। नेचुरल सोर्सेज ये वाले हैं, वोल्केनो जो निकलता है, बायोलॉजिकल डिके या फॉरेस्ट फायर की वजह से ये नेचुरल सोर्सेज हैं। और जो दूसरे सोर्सेज हैं वो फॉसिल फ्यूल के बनने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। सबसे पहली बात ये दिया, कलरलेस गैस और इसकी इरिटेटिंग स्मेल है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में दो चीजें हैं, दैट इट इज अ कलरलेस गैस एंड इट हैज अ इरिटेटिंग स्मेल। इसके इफेक्ट्स हमारी जिंदगी में क्या है, हमारी सेहत पे इसके क्या इफेक्ट्स है? कफिंग, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ब्रीथ, कॉज ब्रोंकाइटिस एंड लंग डिजीजेस। जितनी भी लंग डिजीज है, ब्रोंकाइटिस, कफिंग, चेस्ट पेन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.5% तक पहुंच जाए तो इससे इंसानी जिंदगी को खतरा है। पर्सन किल्ड इफ लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रीचेस अप टू 0.5%। अगर 0.5% तक ये पहुंच जाए, ठीक है, तो ये इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके सोर्सेस कौन से हैं? मैंने आपसे पहले भी बात की है कि हम लोग जितनी गैसेस को डिस्कस करेंगे उसके सोर्सेस और उसके इफेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ये तीन चीजें हम हर गैस में एक्सप्लेन करेंगे। अब वन बाय वन हम लोग ने सबसे पहले SO2 को डिस्कस किया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन किया। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को करेंगे, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सोर्स है एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ मोटर व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। या फिर सेकंड सोर्स इसका क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और थर्ड वन सोर्स ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जो गैस इमिट हो रही है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तीन वो सोर्सेज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? दैट इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग इसका इफेक्ट पढ़ते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड टाइज अप हीमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट इट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। आप लोगों को हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिक्स हो जाती है, जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके शामिल हो जाती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और ये किससे? एंड इट प्रिवेंट इट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। और ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती थी उसको प्रिवेंट करता है। मतलब अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा। और उसके साथ कौन? हीमोग्लोबिन का कौन सी चीज मिक्स हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसका लेवल 0.1% तक हमारे एयर में मौजूद हो तो ये हमारी जिंदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, इंसानी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह। अगर इसका लेवल रीच अप टू 0.1% एयर में अगर मौजूद होगी तो इट विल किल ह्यूमन लाइफ। हम लोगों ने इसमें पोल्यूशन को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को, रिलीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं जिसका इफेक्ट हमारी सेहत पे हो, हमारी जिंदगी पे हो, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। और कुछ प्लूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उसको हम प्लूटेंट्स कहते हैं। हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया कि एयर पोल्यूशन शुरू कहां से हुई? बाय द बर्निंग ऑफ द फायर। जिस दिन हम लोगों ने फायर आग जलाई उस दिन सबसे पहले एयर पोल्यूशन कॉज हुई, फायर की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हुई। उसके बाद इनकम्प्लीट बर्निंग जो होती है फ्यूल के अंदर, कोल, पेट्रोल, वुड वगैरह जो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी इस फ्यूल की, इससे एयर पोल्यूशन कॉज होती है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कुछ नेचुरल ऑकरेंस की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। और इसमें एग्जांपल्स जो है वो बायोलॉजिकल डिके है, फॉरेस्ट फायर है, वोल्केनो इरप्शन है। इसके अगर हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं हमारी एयर में, वो कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस किया। इसके सोर्स क्या था? बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल, एयर, ऑयल, नेचुरल गैसेस। नेचुरल सोर्सेज जो थे वो रिलीज ऑफ वोल्केनोस थे, बायोलॉजिकल डिके था एंड फॉरेस्ट फायर था। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की? दैट इट इज अ कलरलेस गैस एंड इट हैज अ इरिटेटिंग स्मेल। अब जो इसका इफेक्ट होता है हमारी जिंदगी पे वो ये है कि इट कॉज ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीजेस, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन। नेक्स्ट जो दूसरी गैस हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ मोटर व्हीकल्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और नंबर थर्ड इज चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वो पॉइंट्स, अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको जल्दी ये चीज याद हो जाएगी। क्या क्या पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का? सोर्स है एग्जॉस्ट फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स, जितनी भी गैसेस एग्जॉस्ट हो रही है व्हीकल से, फ्यूल से कंबशन हो रही है फ्यूल के अंदर। चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो इमिट गैसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड फैक्ट्री से भी जो फैक्ट्रियां जो है उसके अंदर से जो गैस इमिट हो रही है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज कलरलेस, इट्स गैस, इट इज अ टेस्टलेस गैस एंड इट इज ऑडरलेस गैस। इसके जो इफेक्ट है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है और वो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होने में। तो ये इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है। अगर इसकी अमाउंट 0.1% एयर में 0.1% तक पहुंच जाए तो इट विल किल ह्यूमन लाइफ। उससे जो इंसानी जिंदगी है वो खतरे में आ जाती है, बल्कि इंसान जो है वो उससे डेड हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इसमें इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड वन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था वो दो केसेस को डिस्कस किया था, वो थी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो थर्ड वन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड है ये किसकी कॉम्बिनेशन है? नाइट्रोजन की और साथ ऑक्सीजन की। इन दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जो है वो बनते हैं। तो अब जब हम लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो दो गैसेस मौजूद होंगी वो होगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों जो है इट कॉज एयर पोल्यूशन। अब सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, उसकी प्रॉपर्टीज और इफेक्ट्स को डिस्कस किया था। इसी तरह से हम लोग इस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में भी इसके सोर्सेज, प्रॉपर्टीज और इसके इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी जो सोर्सेज हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो इमिट हो रही है इट इज आल्सो थ्रू द मोटर व्हीकल्स। जो हमारी गाड़ियों से जो गैस इमिट हो रही है, जो धुआं निकल रहा है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। और इसके अलावा जो हम लोग ये थंडरस्टॉर्म जो है इससे भी जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और थर्ड वन जो सोर्स इसका है वो है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं इस खेतों में, ज़राअत में, तो उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट उसने जो बताया है वो है नेचुरल सोर्सेज। और जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कौन कौन से हैं? वो है वोल्केनोस और ओशंस, बायोलॉजिकल डिके। इनकी वजह से जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो हमारी एयर में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी सोर्सेज को डिस्कस किया। सबसे पहले जो सोर्स था वो गाड़ियों का धुएं वगैरह में जो है वो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं। थंडरस्टॉर्म जो है उसमें से जो नाइट्रोजन जो है वो इमिट हो रही है। फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज करें उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो हमारी एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। नेचुरल जो सोर्सेज थे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के वो वोल्केनोस हैं, ओशंस हैं और एंड बायोलॉजिकल डिकेज हैं। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ डार्क ब्राउन फ्यूमिंग लिक्विड और गैस। ये इसका कलर क्या है? इट इज डार्क ब्राउन इन कलर बट इट मे बी द फ्यूम्स ऑफ लिक्विड और गैसेस। सेकेंड वन
इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अ कलरलेस गैस विद अ शार्प स्वीट ऑडर। इसके जो एक तो कलरलेस है लेकिन इसकी जो स्मेल है थोड़ी सी कुछ शार्प है, स्वीट है, शार्प है इसकी स्मेल, और इट इज अ कलरलेस गैस। ब्राउन एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा जब कंसंट्रेशन एयर की ज्यादा होगी तो इस कलर बिकम ब्राउन। नेक्स्ट वन जो है NO2 is soluble in water and form nitric acid। जब NO2 वाटर में soluble हो जाएगा, NO2 is soluble in water, जब इन दोनों आपस में जब soluble हो जाएगा तो इनको जो रिएक्शन बनेगा उसके बाद जो एसिड बनेगा वो नाइट्रिक एसिड HNO3 is formed, जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। NO2 is slightly soluble in water to form nitrous oxide। अब ये जो NO2 है ये थोड़ा सा कम स्लाइटली soluble होता है वाटर में, जो कि क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि एक वीक एसिड है। हमने यहां इसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस किया, दैट NO2 इज अ डार्क ब्राउन, इट इज कलर इज डार्क ब्राउन, इट मे बी फ्यूमिंग ऑफ लिक्विड और गैस, इट इज अ कलरलेस गैस विद शार्प स्वीट ऑडर, इट इज ब्राउन एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर, जब कंसंट्रेशन एयर की ज्यादा होगी तो इसका कलर बिकम ब्राउन। और जो NO2 है जब सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में इट फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड, और जब NO जो स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में तो इट फॉर्म अ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट वन है इसकी इफेक्ट्स। NO रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, जब दूसरे किसी NO जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा दूसरे किसी कंपाउंड के साथ तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और इसका इफेक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ में ये है कि इट कॉज रिस्पायरेटरी डिजीजेस। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसका सबसे पहला इफेक्ट किस पे होगा, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे होगा, इट कॉज ब्रोंकाइटिस। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट की मौजूदगी में, इट विल फॉर्म ओजोन बन जाएगी। अब ये जो ओजोन है व्हेन इनहेल इट डैमेज लंग टिश्यू, अगर हम लोग ओजोन को इनहेल कर लेंगे तो वो लंग टिश्यू को डैमेज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन कैसे बन रही है, ओजोन बन रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं व्हेन कंबाइन विद फॉग, जब ये फॉग के साथ कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इट विल फॉर्म स्मॉग। आपको पता है फॉग एंड स्मॉग आप लोगों ने देखा। अब ये जो फॉग के साथ जब नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो जब रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म स्मॉग, और जो स्मॉग है इट कॉज अस्थमा एंड कफ। जो सांस की बीमारी है अस्थमा और कफ जो है वो इस स्मॉग की वजह से। हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स बनते हैं। इसकी जो सोर्सेज हैं वो है जी गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स हैं, थंडरस्टॉर्म से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से। कुछ जो नेचुरल सोर्सेज जो इसके थे वो हैं वोल्केनोस, ओशंस एंड बायोलॉजिकल डिके। इसकी जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में ये चीज थी कि ये NO2 जो है वो डार्क ब्राउन या तो फ्यूमिंग लिक्विड है या फिर गैस, और ये इट इज अ कलरलेस गैस है, ठीक है। ये ब्राउन है एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर, जब कंसंट्रेशन ऑफ एयर ज्यादा होगी तो इट्स कलर बिकम ब्राउन। NO2 जो है सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा व्हिच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर तो ये बनाएगा नाइट्रस एसिड जो कि एक वीक एसिड है। अगर इसकी इफेक्ट्स की बात की जाए तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब ये दूसरी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रिक एसिड बना देता है, और ये जो है हमारे रिस्पायरेटरी, इसका जो मेजर इफेक्ट है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे है। इट कॉज रिस्पायरेटरी डिजीजेस दैट इज ब्रोंकाइटिस वगैरह जो हो रहा है वो इसकी इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कर जाता है तो ये क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा, और ये जो ओजोन जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ये हमारे लंग्स की टिश्यू को डैमेज कर देगी। अगर ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉग के साथ कंबाइन हो जाए तो इट विल फॉर्म द स्मॉग, और स्मॉग जो है इट कॉज अस्थमा एंड कफ। दिस इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। लास्ट वी डिस्कस क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
Next we discuss the last one, that is chlorofluorocarbon. In this we also discuss sources, properties and effect. जैसे हम लोगों ने बाकियों में भी उसके sources, properties और effect को डिस्कस किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी हम लोग इसके sources, properties और इसके effects को डिस्कस करेंगे। इसका जो सोर्स है, they are used as a aerosol। ये किसके लिए यूज है? एज एरोसोल मीन एज अ कूलिंग एजेंट यूज हो रहा है ये। और ये जो कूलिंग एजेंट जो यूज होगा, तो कूलिंग एजेंट कहाँ कौन कौन सी चीजों में एज अ कूलिंग काम करेगा? एज ए रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और एयर कंडीशनर वगैरह में। तो दे आर यूज एज एरोसोल। एरोसोल मीन एज अ कूलिंग एजेंट इन विच इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स एंड एयर कंडीशनर। व्हेन दिस डिवाइस वर्क, जब ये रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और एयर कंडीशनर काम करते हैं तो उस वक्त क्या रिलीज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इट इज यूज्ड एज अ एरोसोल, एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर एंड एयर कंडीशनर। जब इन चीजों में ये यूज होता है तो ये क्या रिलीज कर रहा है एयर के अंदर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसकी प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लोरोमीन क्लोरीन, फ्लोरोमीन फ्लोरीन एंड कार्बन मीन कार्बन। सो प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे तो इट कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। इसके नेम से आपको पता चल जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो मीन क्लोरीन, फ्लोरो मीन फ्लोरीन एंड कार्बन मीन कार्बन। सो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या बात हुई? इट कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। इट इज नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं है, नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करती, बट दे स्प्रेड थ्रू द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में ये फैल जाती है विदाउट रिएक्टिंग। रिएक्शन कोई नहीं करी, बट इट विल स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज अ कलरलेस, इट इज अ ऑर्डरलेस एंड लाइटर देन एयर इन वेट। अगर इसका वेट देखा जाए तो ये हवा से हल्की है। दे आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस एंड दे आर स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट रिएक्टिंग। दे आर नॉन टॉक्सिक। these are the properties of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लास्ट में हम लोग इसके इफेक्ट की बात करते हैं। आपको अभी हम लोगों ने बात किया था कि एज अ कूलिंग एजेंट काम कर रहा है, तो जब ये जो कूलिंग एजेंट की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एयर में रिलीज हो रही है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, एयर कंडीशनर में ये एज अ कूलिंग एजेंट काम करेगा। तो जब ये कूलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एयर में रिलीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रही है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये किसको ब्रेक डाउन कर रही है? ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है वो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ब्रेक डाउन होती है। और जो ओजोन होल बन गया है, दिस इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो के इन डिवाइसेस में से रिलीज हो रहा है। मैं इसको समराइज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इट इज यूज्ड एज एरोसोल, एज अ कूलिंग एजेंट इन डिफरेंट डिवाइसेस, दैट इज रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर एंड एयर कंडीशनिंग। सब में एज अ कूलिंग एजेंट काम कर रहा है। और जब ये डिवाइसेस काम करते हैं तो हमारी एयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रही है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्लोरो मीन क्लोरीन, फ्लोरो मीन फ्लोरीन एंड कार्बन मीन कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इट कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन रिएक्टिव एंड इट विल स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट रिएक्टिंग। पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरी हवा में फैल जाती है, बट विदाउट एनी रिएक्शन। इट इज अ कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस एंड लाइटर इन वेट देन एयर। अब जो इसका इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट, मेजर जो इफेक्ट हुआ है वो ओजोन लेयर पर हुआ। ओजोन होल की जो वजह है वो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो रिलीज हो रहे हैं थ्रू दीज डिवाइसेस, इट ब्रेक डाउन द ओजोन लेयर एंड कॉजेज द ओजोन होल। नेक्स्ट वी डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब इसका जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है हमारी लाइफ पे, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या है? प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड्स। जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में जो पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आए हैं, वो उसमें दो अहम चीजें हैं। एक ये है कि शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट हुआ और दूसरा लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट है। मतलब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में जो एयर पोल्यूशन की वजह से दो इफेक्ट्स हुए हैं। एक इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, दूसरा लॉन्ग टर्म। अब जो शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट है, इसमें है एयर पोल्यूशन कैन कॉज
अब एयर पोल्यूशन की वजह से जो शॉर्ट टर्म में आएगी बात, शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट में जो सबसे पहले एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, इरिटेटिंग आईज है, नोज है एंड थ्रोट। इरिटेशन कहाँ स्टार्ट होगी, आईज में, नोज में और थ्रोट गले में। सर में दर्द रहेगा, हेडेक एंड नोजिया वगैरह रहेगा। और पोल्यूशन की वजह से अस्थमा अटैक भी पॉसिबल है इसमें, शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट्स में। सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे सिस्टम पे इफेक्ट कर रही है पोल्यूशन, जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट करेगी हमारी हेल्थ के ऊपर, उसमें इंक्लूड है ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के। और अगर कॉन्टिन्यूसली हम लोग लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस टू एयर पोल्यूशन, जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली एयर पोल्यूशन में मतलब उसको फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक है, तो उसका सबसे मेजर इफेक्ट जो होगा वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होगा, जिसके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग स्ट्रोक्स, किडनी, लिवर डैमेज और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स पर। ये सारे जो हैं जिसमें किडनी इफेक्ट हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स, ब्रोंकाइटिस, लिवर डैमेज हो रहा है, हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक्स, ये सारे जितनी भी ये चीजें हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हो रही हैं, दिस इज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन की वजह से। ये हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होगा इसका। एयर पोल्यूशन आर एसोसिएटेड विद द बर्थ एंड डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ बर्थ में और जो डेवलपमेंट हो रही है बेबीज की, उसमें भी काफी इफेक्ट होगा। उसमें ये जो डिफेक्ट्स आएंगे बर्थ में और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो आएंगे, उसमें शामिल है लो बर्थ रेट, एक तो बर्थ रेट कम हो जाएगा, लो बर्थ वेट, जो बच्चा होगा उसका वेट कम होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रुक जाएगी, और डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न्स, जो नए बच्चे पैदा होंगे उनकी जो है डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये था जी इसका हार्मफुल इफेक्ट्स एयर पोल्यूशन के। हम लोग इसको दोबारा से एक दफा समराइज कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स, जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से जो दो चीजें शामिल हुई हैं, वो है एक शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट हुआ है और दूसरा लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट है। पोल्यूशन की वजह से दो इफेक्ट्स आए हैं, एक शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट है और दूसरा लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म में जो है वो इरिटेशन कॉज होगी, कहाँ पे, आईज में, नोज में और थ्रोट में, और हेडेक और नोजिया वाला भी से होगा। और जो पोल्यूशन की वजह से ये अस्थमा, सांस का जो प्रॉब्लम है, ये भी शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट में शामिल है। अब जब हम लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट की बात करते हैं, इस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होगा वो है ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग के और स्पाइनल कॉर्ड पे इसका इफेक्ट होगा, किडनीज पे, लिवर डैमेज हो जाएगा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, दिस इज अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट एंड दिस इज ड्यू टू द एयर पोल्यूटेंट्स। इन एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट होगा। एयर पोल्यूटेंट जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जो बर्थ और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स भी कुछ उसमें देखे गए एयर पोल्यूशन की वजह से। और ये जो बर्थ और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स जो आए हैं, इनमें शामिल है एक तो लो बर्थ रेट होगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा, लो बर्थ वेट, न्यू बॉर्न्स का वेट कम होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, मीन के ग्रोथ रुक जाएगी, ये कम होगी, और इसके अलावा जो डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न, जो डेथ रेट है न्यू बॉर्न्स का, वो भी बढ़ जाएगा। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the effects of human activities on environment. Many species of plant and animals in danger they extend due to human activities. Human activities की वजह से animals और plants जो हैं वो ख़त्म होने के chances plants में और animals के ज़्यादा होते जाते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो human activities ऐसी हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं इस दुनिया से।
These include environmental pollution and modification of the habitat. अब ये जो एक्सटेंड हो रही है या इंडेंजर्ड हो रही है स्पीशीज प्लांट और एनिमल्स, इसकी रीजन ये है या तो environmental pollution है या तो मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? ए प्लेस वेयर लिविंग थिंग, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। या तो उस हैबिटेट के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दो रीजंस बनी है कि ये जो स्पीशीज प्लांट और एनिमल्स के हैं ये एक्सटेंड होने की। All environmental problems are connected to our, जितने भी environmental problems हैं उनका वो किसकी वजह से environmental ओवर पॉपुलेशन की वजह से, आबादी ज्यादा होने की वजह से जितने भी environmental problems आ रहे हैं वो इसकी रीजन ओवर पॉपुलेशन है, मीन आबादी ज्यादा। जैसे जैसे आबादी ज्यादा हो रही है environment के प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर लैंड टू फॉर्म। अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमें लैंड ज्यादा चाहिए फार्मिंग के लिए, हाउस के लिए, इंडस्ट्री ज्यादा लगानी पड़ेंगी, रोड्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड फूड। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमें ये सारी चीजें भी बढ़ना शुरू होगी, ये भी चीज ज्यादा होनी चाहिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमें भी इन चीजों की जरूरत है, जिसमें से लैंड चाहिए फॉर द फार्मिंग, हाउस, इंडस्ट्रीज, रोड, ट्रांसपोर्ट। मेजर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, जो मेजर इफेक्ट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं एनवायरनमेंट पे वो कौन कौन सा है? पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, वाइल्ड लाइफ एंड डिफॉरेस्टेशन। ये सारे मेजर इफेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, बाद में हम ये सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ग्रीन हाउस किसका बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ ग्लास, हैज ग्लास वॉल्स एंड रूफ। उसकी दीवारें भी ग्लास की बनी हुई है, उसका छत भी ग्लास का बना हुआ है, और ये ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास। लोग क्या करते हैं इसमें, क्या ग्रो करते हैं? टोमेटोज एंड अदर प्लांट इन देम। इसके अंदर टमाटर और दूसरे पौधे इसमें ग्रो किए जाते हैं। ग्रीन हाउस स्टे वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में भी ये जो ग्रीन हाउस है वो गर्म रहता है। कैसे गर्म रहता है ये आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सनलाइट शाइन इन एंड वार्म प्लांट्स एंड एयर इनसाइड। जैसे ही सूरज निकलेगा वो इस ग्रीन हाउस को गर्म कर देगा, उसके अंदर जितने भी पौधे वगैरह लगे हैं, हवा जो उसके अंदर है, सब गर्म हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट पास टू द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। पूरा जो ग्रीन हाउस बना हुआ है उसमें से सनलाइट पास होगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सन की जो है वो टू रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज। अब जो अल्ट्रावायलेट है ये पूरे ग्लास में से पास हो जाती है, ठीक है। और जैसे ग्रीन हाउस से पास होती है, ग्लास में से पास होके जमीन पर पहुंचती है तो वो जमीन को गर्म कर देती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की। इसके बरक्स जो इंफ्रारेड रेज हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जमीन पर आई, उन्होंने जमीन को गर्म कर दिया। अब जो इंफ्रारेड जो है वो रेडिएट होगी, बाहर की तरफ ग्राउंड से निकलेगी, लेकिन वो ग्लास से बाहर नहीं जा सकेगी। अल्ट्रावायलेट जो है वो ग्लास से गुजर जाती है और जमीन को गर्म कर देती है, लेकिन जबकि इंफ्रारेड जो है वो दोबारा से जो जमीन से जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगी वो ग्लास में से पास नहीं हो सकेगी, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो अभी हम लोगों ने ये बात की है कि वो पूरा जो है वो ये जो ग्रीन हाउस है ये ग्लास की जो वॉल की पूरी बनी हुई ये पूरा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर एयर भी गर्म हो जाएगी। उसकी रीजन यही है कि वो जो रेडिएशन है वो दोबारा ग्लास से बाहर नहीं जा सकेगी, इस वजह से वो पूरा जो ग्रीन हाउस है वो गर्म हो जाएगा, उसकी हवा भी अंदर गर्म हो जाएगी। अब आप लोगों को ये बात भी पता है कि वार्म एयर राइजेस अप एंड हीट द ग्रीन हाउस। जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है, जब उठती है तो ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है। और जो लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएट, अच्छा अब जिसकी वेव लेंथ, कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी इसी में से, अब जैसे इंफ्रारेड है, इसकी वेव लेंथ अगर उसकी ज्यादा है तो वो रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज वो ग्लास में से पास नहीं होगी। आगे आपकी बुक में उन्होंने ये पूरी डायग्राम बनाई है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें, सन आए, ठीक है, सन रेज, उसने क्या किया, शॉर्ट वेव्स हीट द ग्राउंड, ठीक है, वार्म एयर राइजेस एंड हीट द ग्राउंड, वो बाहर नहीं निकल सकी, ठीक है। लॉन्ग वेव लेंथ पर ये अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया कि वो बाहर रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। और इंफ्रारेड इज रेडिएट फ्रॉम ग्राउंड एंड कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास। इंफ्रारेड आई तो है लेकिन इस ग्लास में से बाहर नहीं जा सकेगी, लेकिन वही बाहर जाएगी जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी। हमने इसमें
इफेक्ट्स को डिस्कस किया और जो उसके मेजर इफेक्ट्स थे इसको मैं समराइज करूँ इस टॉपिक को। ग्रीन हाउस था ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, वाइल्ड लाइफ डिफोरेस्टेशन है। हम लोग अभी ग्रीन हाउस को डिस्कस करें कि ये जो हाउस है ये मेड अप ऑफ ग्लास है, इसकी वॉल्स रूफ सब ग्लास की बनी हुई है। यहाँ पे लोग जो है वो टोमेटोज और अदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं और ये क्या करता है कि इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है ये वार्म रहता है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके इवन इन द विंटर। ठीक है, इसकी हवा और इसके अंदर जो पौधे हैं वो जब सनलाइट शाइन करता है तो वो वार्म कर देता है प्लांट्स को भी और हवा को भी इनसाइड द हाउस। अब जब सनलाइट पास हुई ग्लास में से तो दो किस्म की रेडिएशन है, एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक इंफ्रारेड रेडिएशन है। जो अल्ट्रावायलेट है वो ग्लास में से पास होगी और ग्राउंड को किसी भी हार्ड चीज को वो गर्म कर देगी, वो ग्लास में से भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पास हो जाती हैं और उससे क्या होता है जमीन गर्म हो जाती है। जबकि उसके बाद जो इंफ्रारेड रेज है वो रेडिएट तो उसके बाद जमीन से वो रेडिएशन इमिट करती हैं जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कह रहे हैं, वो ग्लास में से पास नहीं हो सकती। अल्ट्रावायलेट ग्लास में से पास हो गया लेकिन इंफ्रारेड जो है वो ग्लास में से पास नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से वो जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा ग्लास के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर। आप लोगों को ये भी बात पता है कि वार्म एयर जो है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और वो उसके ऊपर की उठने की वजह से जो ग्रीन हाउस है वो हीट अप हो जाता है। अच्छा, अब जो रेडिएशन बाहर निकलेगी, वो इंफ्रारेड जो रेडिएशन जो बाहर निकल रही है, हम लोग ने भी कहा कि वो ग्लास में से पास नहीं होगी लेकिन वो निकलेगी जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा लंबी लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी इंफ्रारेड में वो रेडिएट टू द एटमॉस्फेयर, अदरवाइज जो है वो ग्लास में ही ग्लास को पास नहीं कर सकती इंफ्रारेड रेडिएशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ अर्थ लाइक अ ग्रीन हाउस, कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही है। Our atmosphere made of nitrogen, oxygen and also contain several gases that is carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapors, ozones। हमारी जो पूरा एटमॉस्फेयर है ये मुख्तलिफ गैसेस हैं इसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ओजोन्स हैं। अब इन सारी गैसेस को, ये जितनी भी गैसेस हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ ग्रीन हाउस। अब वो आपको बताएगा कि किस तरह से। ग्रीन हाउस में हम लोगों ने यही देखा था कि जो सन की रेस थी वो ट्रैप हो जाती थी, ठीक है, और उसके बाद वो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेस थी, कुछ तो वो उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाती थी, जिसकी वजह से वो हीट अप जो अंदर का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हो जाता था और जो हीट थी वो बाहर नहीं निकल सकती थी। इसमें भी यही है कि जो सन की रेज है वो आएंगी जमीन पर, ठीक है, और उसके बाद वो जो अर्थ हमारी जो है वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ रेडिएशन रेडिएट होकर बाहर निकलेगी, लेकिन सारी जो है वो हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी। अब यार इस पूरे टॉपिक में वो यही चीज एक्सप्लेन की जाएगी। अब उसके हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स एंड ओजोन। इन सब गैसेस को उसने कह दिया दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है इट डज द सेम थिंग एज ग्रीन हाउस। जैसा हमारा ग्रीन हाउस में जो कुछ हुआ है वही कुछ अर्थ एटमॉस्फेयर में भी होगा। अब वो आगे एक्सप्लेन करेगा कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्ट लाइक अ ग्लास इन ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें से हम लोग बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं इधर, ग्लास इन ग्रीन हाउस। सेकेंड पॉइंट है the nature situation in which heat, ये इसकी डेफिनेशन है, the nature situation in which heat retained by the layer of the greenhouse gases is called greenhouse effect। अब जो हीट जो है वो जब उसके अंदर रिटेन रहे, उसके अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके, ठीक है, और उसको हीट को बाहर कौन नहीं जाने दे रहा, ये गैसेस नहीं जाने दे रही। ये गैसेस जो है जब हीट को अंदर रिटेन रखें, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये गैसेस कौन से हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी गैसेस जो मौजूद हैं ये हीट को दोबारा से बाहर नहीं जाने देती। ड्यूरिंग द डे सन शाइन थ्रू इट, सूरज आया, सूरज की रोशनी से जितनी भी रेस थी नीचे जमीन पर आई। अब क्या हुआ, कुछ आती है कुछ नहीं आती, जो हार्मफुल होती है वो जमीन पर नहीं आती, लेकिन सन रेस
जो थी वो जमीन पर आई, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो हीट आ गई। अर्थ सरफेस वार्म अप इन द सनलाइट, अर्थ की सरफेस गर्म हो गई। अब रात को क्या होगा, रात ठंडी हो जाती है तो उस वक्त क्या होगा, अर्थ सरफेस कूल्स, क्योंकि कुछ जो हीट थी वो रिलीज बैक होगी टू द एयर। ठंडा होने की वजह ये बनी कि हीट जो अब्सॉर्ब हुई थी वो कुछ जो थी वो रिलीज बैक इनटू द एयर, वो हवा में वापस चली गई, जिसकी वजह से रात को जमीन थोड़ी सी ठंडी हो गई। बट सम हीट इज ट्रैप्ड, अब यहां पे उसने यही कहा कि कुछ हीट रिटेन रहती है, सारी की सारी बैक वो रिलीज नहीं हो जाती, बल्कि कुछ जो हीट है वो ट्रैप रहती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो गैसेस थी ये कुछ हीट को अपने अंदर ट्रैप रखती हैं ताकि वो एकदम से सारी की सारी जमीन ठंडी ना हो जाए, ट्रैप इन एटमॉस्फेयर। इस वजह से हमारी जो जमीन है वो गर्म रहती है। अगर सारी की सारी जितनी उसने सुबह एब्जॉर्ब की थी सूरज की रोशनी पड़ते साथ ही और उतनी वो वापस रिलीज हो जाए तो हमारा जो जमीन का टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा। अब मून पे क्या होता है, मून की सरफेस पे सुबह सूरज निकला, उसका टेम्परेचर जो है वो थाउजेंड्स में चला जाता है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी सूरज की रेज हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है मून की सरफेस। हमारी ये है कि कुछ ना कुछ ऊपर ओजोन लेयर है जो कि उसको सारी रेज नहीं आती, बल्कि कुछ रेज जो है वो पास होकर एटमॉस्फेयर से जमीन पर आती है और गर्म करती हैं। लेकिन मून पे ऐसा नहीं है, वहां पे सारी की सारी जितनी भी रेज होती हैं सारी की सारी जमीन उसकी मून की सरफेस पे आती है और उससे उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत थाउजेंड्स में चला जाता है। अब रात को क्या होता है, जैसे ही मून की सरफेस ठंडी होना वो जो है हीट जो है वो रिलीज बैक हो जाएगी। जब वो रिलीज होगी तो वो सारी जितनी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो सारी सारी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से मून की सरफेस जो है वो बहुत ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर रात को माइनस में चला जाता है। तो इसमें ये है हम लोग इसी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल इसी वजह से है कि जितनी वो सुबह एब्जॉर्ब करता है उतनी अगर वो जमीन से बाहर निकल जाए तो हमारी जमीन भी माइनस में टेम्परेचर चला जाए। तो ये हमारी जो जमीन है ये पूरा एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस जो थी ग्रीन हाउस गैसेस थी ये एक्ट कर रही हैं एज अ शील्ड। कुछ रेज आ रही है, सारी की सारी सूरज की रोशनी जो है वो रेज जो है वो कुछ डेंजरस टाइप रेज होती हैं वो सारी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा बल्कि कुछ एब्जॉर्ब हुई, इस वजह से हीट हो जाती है हमारी सरफेस, और बाकी जो है वो रात को जो कूल डाउन हो जाती है उसमें से कुछ जो है वो गैसेस जो है वो हीट जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है। और जो ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस ये सारी की सारी जो है वो हीट को बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो रात को भी गर्म रहती है। नेक्स्ट वन है ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी रीजंस क्या बन रही है ग्लोबल वार्मिंग की? ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे जो रीजन बड़ी रीजन यही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वो ह्यूमन एक्टिविटीज है कि बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग कोयला वगैरह जला रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीजन जो बन रही है वो यही है कि बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है? इन गैसेस की। और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा एमिट हो रहा है। फॉसिल फ्यूल के बनने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन भी ज्यादा हो रही है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन ज्यादा होगी तो वो क्या कॉज कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह से क्या चीज बन रही है? सल्फेट एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब कुछ इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो आपकी बुक पे पेज नंबर 75 पे मौजूद है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं रीड करी और आपको बताती हूँ ये क्या है। If the level of sea rose, low-lying areas of land would disappear under the sea. The coastal area would be flooded, which will have adverse effect on plants and animal life. अगर कुछ लो लाइन एरिया जो है वो अगर डिसअपियर हो जाए तो उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है किस पे? प्लांट्स और एनिमल्स पे। सेकेंड पॉइंट है ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेल्टिंग एट फास्टर रेट। ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेजी से मेल्ट होना शुरू हो गए जिसकी वजह से सैलाब वगैरह आना शुरू हो गए, विच कॉजेस फ्लड। नंबर थर्ड, आइस इज मेल्टिंग इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है, which is dangerous for the animals and the living there. The rainfall pattern may be affected by the global warming.
अगर बारिशें जो है वो अपने उस पैटर्न के, जो उनका पैटर्न है उस पे नहीं होंगी बारिशें, तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे। मतलब अगर बारिश टाइम पे नहीं हो रही तो वो भी इफेक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। The biodiversity, that is the number of organisms living in an area, are also affected. Number 6, climate change will affect agriculture and food production around the world. क्लाइमेट का जो चेंज आएगा, जो भी क्लाइमेट की चेंजिंग आएगी, उसका इफेक्ट किस पे होगा? हमारी ज़राअत पे और फूड की प्रोडक्शन पे। लास्ट पॉइंट है, the amount of oxygen dissolved in the ocean may decline with adverse consequences for the ocean life. अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ओशन में कम हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाए, तो उसका भी इफेक्ट है किस पे? ओशन लाइफ पे। जो मेरीन एनिमल्स हैं उस पे जो है इसका इफेक्ट होगा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ओशंस में। ये था जी हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन।